जी बच्चे, आज का टॉपिक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ जी, रही है ना आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर क्या मतलब हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वो कैसे यानी कि वेरी कर रही होती है फ्रॉम दैट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल वाइज या बाकी किस तरह के, उस पर हम इसको कलेक्टिवली देखते हैं। और ये एक इस चैप्टर का आप यूँ कहें कि की पॉइंट्स हैं इन चीज़ों को लेके। रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ द फीमेल इज़ far more complex than that of a male. मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनकी जो रोल होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन, उसकी निस्बत फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज उसका रोल जो है वो डिफरेंट होता है। उसकी रीज़न्स होती हैं, हम आगे हार्मोनल चेंजेस पढ़ेंगे। क्योंकि मेल के पास तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होता है, वाइल आगे जो बेबी की कैरिंग होता है वो सारे का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही वर्क होता है। She not only produce the gametes, but her body must be prepared to nurture a developing embryo for a period of approximately 9 month। तो ये जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ उसने बल्कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक एग प्रोड्यूस करने होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में से, बल्कि उसने साथ साथ जो है वो फ्यूचर के लिए नॉरिशिंग भी उसको चाहिए होती है, ब्लड वेसल्स की भी जो सपोर्ट उसको चाहिए होती है वो भी। अच्छा, अब ये इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गोनेड्स, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना। ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये तीन चार चीज़ों पर मेनली मुश्तमिल होता है। ये पूरे का पूरा इंटरलिंक्ड सिस्टम होता है। ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर फीमेल से एग जो है ना वो प्रोड्यूस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ 28 मंथ का जो साइकिल होता है उसमें। यहाँ से ये ओवरी के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर से होता हुआ ये यहाँ यूट्रस वॉल के अंदर आ जाता है। और ड्यूरिंग होल दिस प्रोसेस ये वेजाइनल ओपनिंग है, और यहाँ से इधर जो है कंसीविंग ऑफ द बेबी आप कहें एक तरीके से, या ये आगे प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही होती है। तो ये तीन चार पार्ट्स होते हैं, उसने बता दिए। ओविडक्ट होती है जिससे एग जो है वो ट्रांसफ़र आउट होके इधर तक आता है। आगे जो गोनेड्स लिखा हुआ है कि गोनेड्स या ओवरीज क्या होती हैं बेसिकली, और ये कैसे चेंज लेके आती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर, या इनका क्या रोल होता है हार्मोनल चेंजेस के अंदर। तो ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स विच प्रोड्यूस ओवा, जो एग प्रोड्यूस करती हैं, एंड रिलीज हार्मोन्स। ना सिर्फ ये एग प्रोड्यूस कर रही हैं बल्कि ये हार्मोन्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, राइट। तो इनकी जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो यानी कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस है, तो यूट्रस के दोनों साइड पे पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ईच ओवरी इज हेल्ड इन प्लेस with the peritoneal cavity within the peritoneal cavity by the several ligaments. The ovaries are solid ovoid structures measure of the 3 to 5 centimeter। ये आपके पास यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है इसके अंदर ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो ये कह रहा है कि ये 3 to 5 सेंटीमीटर का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, सॉलिडिफाइड होती है, लेकिन इसको लिगामेंट्स के साथ, ये जो छोटे छोटे अटैचमेंट्स पड़ी हुई हैं इनके साथ आप कहें कि ये अटैच होती है, और ये पेरिटोनियल केविटी के बिल्कुल जो है वो पास होती है। अच्छा, फर्दर क्या होता है भाई कि विद इन द ओवरी आर मैनी ट्विनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये हम आगे देखेंगे भी सही वहाँ पे। ओवेरियन फॉलिकल्स बेसिकली ये एक स्पेशल किस्म के ओवरी के सेल्स होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में इन द फॉर्म ऑफ एग जो है वो मैच्योर होना होता है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एन इमेच्योर एग। अब वो जो बेसिकली एक ट्यूब या टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं वो इमेच्योर एग होते हैं। तो फ्यूचर में उन्होंने क्या क्रिएट करना होता है, oocyte, या इन अदर वर्ड एग क्रिएट करना होता है। इन अडल्ट वुमन वन ऑफ द राइपनिंग फॉलिकल इजेक्ट्स इट्स oocyte। जो फॉलिकल पक जाएगा, जैसे सीड पक जाता है, तो वो उसमें से oocyte या आपका जो एग होता है वो प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम ईच ओवरी
फ्रॉम द ओवरी ईच मंथ, वो राइट से लेफ्ट से अल्टरनेटिवली हो सकता है, नो इशू। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन इज़ द टाइम वेयर मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। क्यों? क्योंकि एग रिलीज़ हो जाता है यूट्रस में, अगर वो आ जाता है और उसी दौरान ये स्पर्म की कंसीविंग कर रही होती है, तो उसी टाइम, किसी भी टाइम ये इन द फ्यूचर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। आफ्टर ओवुलेशन द रैप्चर फॉलिकल, अब जो फॉलिकल से एग निकल आया, वो साइड निकल आया, तो वो फॉलिकल बेकार रह गया ना, तो वो रैप्चर्ड फॉलिकल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। ये येलोइश कलर का मटेरियल होता है, कार्पस ल्यूटियम, और ये फिर बाद में डेड सेल की तरह दोबारा से, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है एक थोड़े ही अरसे के लिए। अब आप इसका स्ट्रक्चर यूँ समझ लें कि एक ट्यूब सी थी, एक स्ट्रक्चर सा डेवलप हुआ ओवरी के अंदर, वो स्ट्रक्चर जो था वो राइप होता गया और उसमें से एग प्रोड्यूस हुआ। एग जैसे ही रिलीज़ हो गया तो उसके बाद वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो फॉलिकल बेसिकली राइप कर जाता है। तो राइपन जो फॉलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में पक जाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, डेड एंड हो जाता है, और वो भी थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ओविडक्ट क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब जिसको आप कहते हैं, या ये वाली जो चीज़ होती है ये ओविडक्ट है, या जहाँ से बेसिकली आपका एग जो है वो ट्रैवल करते हुए, ये ओवरी है, यहाँ से एग इधर आया, यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये उसने यूट्रस के अंदर आना होता है, तो इस उसको ओविडक्ट कहते हैं, या फ्लोपियन ट्यूब भी उसको कहते हैं। ओविडक्ट फ्रॉम द इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल डक्ट सिस्टम दे रिसीव द ओवुलेटेड oocyte, या एग भी कह सकते हैं आप, वो जो ओवुलेशन हुई थी जिसकी फॉलिकल सेल से, उस oocyte को ये रिसीव करते हैं, एंड आर द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन जनरली अकर। तो आम तौर पे तो वहीं फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी इन अदर वर्ड यहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हुए इन्हीं फ्लोपियन ट्यूब के वसत से यहाँ आते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली जाते हैं, और इसी दौरान रास्ते में उनको कहीं पे एग मिल जाता है, उसी से उधर ही फर्टिलाइज करते हैं, फिर फर्टिलाइज एग दोबारा इधर मूव करके इस एरिया में आके दोबारा इम्प्लांटेशन हो जाती है। ईच ओविडक्ट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब ये 10 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, और एंड ट्रांसफर डिवेलपिंग ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से टूवर्ड द यूट्रस की तरफ ये ओवम को लेके आते हैं। द oocyte इज कैरी टूवर्ड द यूट्रस। अब यूट्रस क्या चीज़ होती है? द मेन प्लेस वेयर द यूट्रस आर द वूम, जिसको बच्चादानी भी कह रहे होते हैं, इज अ hollow muscular organ shaped somewhat like an inverted pear। तो इन्वर्टेड पियर की शेप की होती है, और बस ये इस फॉर्मेशन में पड़ी होती है। द यूट्रस हैज़ द 3 पोर्शन, हाँ, इसके फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स, इसके मेजरली 3 पार्ट होते हैं। इस पूरी यूट्रस के जो स्ट्रक्चर होता है इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। द ओविडक्ट जॉइन द यूट्रस बिलो द फंडस। क्या मतलब है? यानी कि जो आपकी ओविडक्ट होती है ना, ये ऊपर लिखा हुआ भी है फंडस ऑफ द यूट्रस, ये ऊपर का एरिया, यहाँ पे बेसिकली जो ओवरी होती है ये आने वाले कंसीव्ड जो इधर जो प्लेस होती है उसको एक तरह से 3 साइड से कुशन प्रोवाइड कर रही होती है, और ये क्या करती है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए जो है सबसे पहले रोल प्ले करती है। तो जो अपर आर्गन से उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी वो फंडस का एरिया करेगा, जो फंडस ऑफ द यूट्रस होता है। और यहाँ फिलोपियन ट्यूब के साथ से ये इस एरिया में ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है जो इंटीरियर है, और ये हाईली वास्कुलराइज्ड होती है, ठीक है, फॉर द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड, जो ड्यूरिंग द जो प्रेगनेंसी मंथ होते हैं उस दौरान। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो ओविडक्ट ऑफ द यूट्रस बिलो से शुरू होती है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। अब ये जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग आती है, जहाँ से यूट्रस का इंटरनल वॉल स्टार्ट होती है, इसको सर्विक्स कहते हैं, नेक ऑफ द वेजाइना को। इसके बाद क्या होता है कि द ओविडक्ट जॉइन द यूट्रस जस्ट बिलो द फंडस, और ये हो गया फिर वेजाइनल कैनाल होती है सर्विक्स जो कि लीड करती है थ्रू वेजाइनल कैनाल से होती हुई। द वॉल ऑफ द यूट्रस इज़ कम्पोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। अब इस वॉल की लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, ये जो है वो आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होती है यूट्रस वॉल की। फिर एक आती है जी मायोमीट्रियम, इट इज़ द मिडल थिक मस्कुलर लेयर कंपोज्ड ऑफ द बंडल ऑफ द स्मूथ टिश्यूज which contracts rhythmically during the childbirth to expel the baby from the mother's body। और फिर एक और आती है जी एंडोमेट्रियम, दैट इज़ द इनर स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन केविटी। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो अगर ये आउटर वाली साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ये वाली जो पहली साइड होती है इसको आप कहेंगे, पहले वाली कौन सी होती है आपकी? ये लाइन पेरीमीट्रियम, ये आउटर लाइनिंग, ये पेरीमीट्रियम है, ठीक है। यहाँ से पेरीमीट्रियम के बाद ये जो थिक वाली अंदर आपको स्ट्राइएशंस या एक तरह से लाइंस नज़र आ रही हैं, ये जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, या यहाँ पे ये जो इसकी थिकनेस है, इसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। और बिल्कुल अंदर भी एक लाइनिंग पड़ी हुई है
जहाँ पे बिल्कुल अंदर आके एक यूट्रस वाल जो है यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये वाल लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स में इसकी लेंथ होती है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है जी कि इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर्स द यंग एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। अब देखो ना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम कौन सी है, ये अंदर वाली है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ आके यंग जो है ना वो एम्ब्रियो इधर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द मेन फंक्शंस ऑफ द यूट्रस आर टू रिसीव, रिटेन एंड नॉरिश अ फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है आपका, ओवम है, उसको नॉरिशिंग करेंगे, रिटेन करेंगे उसको, यानी कि एक्सपेल होने से या एबॉर्शन से बचाएंगे, और उसके बाद रिसीव भी करेंगे फ्रॉम द ओवरी। सर्विक्स क्या करती है, इज़ अ नैरो इंट्रेंस ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द वेजाइना, इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ द म्यूकस, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मली आमतौर पर ये ब्लॉक्ड होती है, ये बंद होती है इस तरह। विजाइना क्या होती है, विजाइना इज़ अ थिन वॉल्ड 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ द बॉडी एक्सटीरियर। अब ये इस एरिए को, इस पूरे जो लेंथ ऑफ द एरिया है, इसको हम वेजाइनल पार्ट कह रहे होते हैं, राइट। और ये फिर क्या करता है जी कि vagina is called as the birth canal as it provides a passageway for the delivery at the infant for the menstrual cycle या menstrual flow। अच्छा, द यूरेथ्रा इज़ एम्बेडेड इन इट्स इंटीरियर वॉल। तो यूरेथ्रा बेसिकली यूरिन की पास ऑन के लिए होती है, तो ये एक सेपरेट यानी कि आउट ग्रोथ ही हो सकती है वेजाइना की इंटीरियर पार्ट पे, लेकिन ये सेपरेट ओपनिंग होती है। लेकिन बेबी की जो बर्थ हो रही होती है वो थ्रू वेजाइना और यूट्रस की ओपनिंग, तो दोनों ओपनिंग्स एक प्लेस पे आके ओपन अप होती है। मेजर जो आउटर साइड पे होगी तो वो सेम प्लेस पे होगी। फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किस काम में आ रहा होता है, तो ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग। सबसे पहली बात कि वो एग प्रोड्यूस करता है, वो जीनसिस भी इसको बोलते हैं, जिसमें एग प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें यानी कि फर्टिलाइजेशन मीन्स के वो एग अपना मेल स्पर्म्स के साथ आके फर्टिलाइज करता है, राइट। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, उसके अंदर बेसिकली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की जो सेंसेस होती है, उसकी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम एम्ब्रियो कह रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जितने भी सेक्सुअल हार्मोन्स की सारी डेवलपमेंट होती है, तो ये भी कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमने इधर आना है, बच्चे किधर नहीं आना, सर, ये हो गया, ये हो गया, ये खत्म हो गया। बस इतना सही है। जी, ये इतना सही है। अच्छा फिर ठीक है, फिर हम मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पे आना है। जी, ये नेक्स्ट तो सवाल आ इसमें गए, तो शॉर्ट और लॉन्ग। मतलब ठीक है, तो इसमें मतलब कोई इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी, बड़ा सिंपल सिंपल सीधी सीधी सी बातें थी, नहीं, ये राइट। सिर्फ एक ही चीज है ना, वही मैं कह रही हूँ कि सर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आज हो नहीं सकते, पर ये आज की लेक्चर में आराम से हो सकते हैं, हाँ हो क्योंकि जाएगा, ये मुझे था कि शायद ना उसने बच्चे एक्सप्लेन किया हुआ हो ना हार्मोन की फंक्शंस को, या नहीं सर, बस मेरे ये ख्याल से यहाँ बस तक वो है कि इसी साइकिल में ही उसने एक्सप्लेन करके ख़त्म किया हुआ। इन विट्रो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत छोटा सा होगा हाँ, ना। वो तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और बस एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर यही है, ये हाँ ठीक है, फीमेल बस रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड हार्मोनल रेगुलेशन, बाकी ये जो टर्म्स प्रॉपर हैं है। तो वो आपको याद करने वाली है, अब उसमें तो कोई टीचर का रोल तो है भी हाँ, नहीं, जिस सीधी सी तरह बात ये वो oocyte और ये है। जी जी जी। पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम, ओके, एंडोमीट्रियम, बस इस तरह चलें जी, से। नेक्स्ट चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो क्या होती है। तो हाँ, फीमेल ये और रिप्रोडक्ट, इसके बाद फिर पेज नंबर ना होगा 116 और इसी तरह ऑनवर्ड्स, ये 118 तक चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद इधर आना है ना। जी जी जी, बिल्कुल इधर ही आना है, पर ये ठीक है। है वैसे सर 2 पेजेस का ही है, ये बस थोड़ा सा 118 पे है, और थोड़ा सा 3 लाइनें इसकी 115 पे। अच्छा देख लेते हैं, तो फीमेल ये भी रिप्रोडक्टिव दो साइकिल पेज। एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज द साइक्लिक इवेंट्स, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम हो और फिर ख़त्म हो जाए, साइक्लिक इवेंट होता है। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड एज द फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल ही कहा जाता है, जो कि साइक्लिकली जितनी बार भी रिपीट होगा, तो जो दोबारा से पहली स्टेज पे नहीं आ जाता उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक फॉर्मेशन। ओके, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह रहे होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, द ओवेरियन साइकिल, ठीक है,
जो इंक्लूड करता है दोज इवेंट्स दैट अकर इन द ओवरी। जो अभी हमने थोड़े से जो है ना उसके इवेंट्स की डिस्कशन कर भी ली इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल सेल्स, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो यूट्राइन साइकिल होता है, दैट इंक्लूड्स दोज इवेंट्स दैट अकर इन द यूट्रस, राइट। सो ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 2 इवेंट्स पे कंपोज्ड होता है, द ओवेरियन साइकिल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम पे आ जाए आप। इस डायग्राम के अंदर ये जो बच्चे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी फॉलिकल, नज़र आ रहा है। प्राइमरी फॉलिकल एक जस्ट लाइक हॉलो ट्यूब होती है, जैसे स्पॉन्ज का आप कहें कि कोई प्लांट होता है और उसके अंदर बिल्कुल फोकस सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही एम्प्टी साइड। इसके अंदर पे आपके पास इमेच्योर फॉलिकल जो है ना बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में आके एक ग्रो करके एक सेल बनाना होता है एग का। अब ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल इसको बोल रहे हैं जिसके इर्द गिर्द रेडिश छोटे से सेल्स की एक लेयर बन रही है। फिर यहाँ पे ये एग की फॉर्मेशन में आ गया प्रॉपर, यानी कि सेल सम सॉर्ट ऑफ द मैच्योरिटी गेन कर चुका है। और फिर क्या होता है, इसके अराउंड अगर आप देखें तो ये फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये फिर फॉलिकल्स साइज़ में बड़े होते जाते हैं और ये जो है क्या करते हैं कि अनटिल अनलेस कि ये मेच्योर फॉलिकल ना बन जाए तब तक ये क्या करते हैं, एग को नॉरिश करते रहते हैं, एग की प्रोडक्शन करते रहते हैं, एग को ग्रो करवाते रहते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है, स्टेज 4 पे आके आपके पास ये एग जो है वो प्रोटेक्टेड सेल्स की फॉर्मेशन में एक एग निकल जाता है यहाँ से। अब जो रिमेनिंग चीज़ बची ओवुलेशन, ये स्टेज होती है। ये गलबन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसके 12 to 14 डेज़ में जो है वो एग की रिलीज़ हो रहा होता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। 4th नंबर पे जब ये आपके पास ओवुलेशन हो चुकी है तो फिर तो बाकी के सारे का सारा वो जो चीज़ बच चुकी है वो तो किसी काम की नहीं है। सो इसने राइप होना शुरू करना है, ठीक है। और ये गेटिंग येलोइश इसका कलर होना शुरू हो जाता है और इसको कहते हैं कार्पस। ये पहले एम्पिटी फॉलिकल होता है, फिर कार्पस ल्यूटियम, ये येलोइश कलर का एक हैवी मैस बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो है ना ये रीग्रेसेस एक तरह से, ये फिर दोबारा से डेड एंड होके फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो हम इसकी फेजेस में से ये जो पहली फेज़ होगी ये बेटे है आपकी क्या कहते हैं इसको, ओवेरियन साइकिल है, ओवरी के अंदर ये थी। तो फिर ओवरी के बाद फिर क्या आता है कि ओवरी के बाद आएगी हम दूसरी यूट्राइन साइकिल, जिसमें आपका एग जो है ये पहुंच जाएगा यूट्रस के अंदर फलोपियन ट्यूब से होता हुआ और फिर दोबारा वहाँ पे। तो अच्छा, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द इवेंट्स ऑफ द ओवेरियन साइकिल आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इवेंट्स ऑफ द यूट्राइन साइकिल। ऐसा नहीं है कि ओवरी का साइकिल अलग चल रहा है, यूट्रस का साइकिल अलग चल रहा है। इंस्टेड क्या होता है कि आपके पास जो ओवरी का साइकिल है बेटे वो कनेक्टेड होता है टू दैट ऑफ द यूट्रस साइकिल। अच्छा, अब यहाँ से असल मेन फंक्शन शुरू हो रही हैं। अब इसको गौर से सुनना है आपने। अब ये किससे कोऑर्डिनेटेड होता है, बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स कॉल्ड द गोनेडोट्रोफिन्स। ये हमने पिट्यूटरी के टाइम पे कहीं पढ़ा था। गोनेडोट्रोफिन जो गोनेड्स को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। गोनेड्स किसको कहते हैं, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो ये उधर से कंट्रोल हो रहा था, पिट्यूटरी से, ब्रेन से। बेस्ड अपॉन द चेंजेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशन द साइकिल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 phases। द मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलीफरेटिंग जो प्रोलीफरेटिव फेज होती है जिसमें प्रोलीफरेशन होती है या आपकी डेडिंग होती है सेल्स की, और फिर एंड पे सेक्रेटरी फेज। तो पहला जो साइकिल होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज जो है इसकी 1 से 5 डेज पे। इन दिस मेंस्ट्रुएशन फेज द यूट्रस शेड्स ऑल but the deepest part of its endometrium, the thick hormone dependent functional layer of the endometrium detached from the uterine wall। अब जो एंडोमीट्रियम होती है ना बेटे, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यूट्रस की बिल्कुल इंटरनल वॉल है। ये इंटरनल वॉल अभी हम पढ़ेंगे भी सही अगले साइकिल में। अच्छी खासी ब्लड वेसल्स की सप्लाई के साथ ये थिक होती है पहले, ठीक है। और फिर ये जब इसकी कंसीविंग ऑफ द, यानी आप कहें कि स्पर्म्स नहीं होता और फिर अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो इस प्रोसेस ने शेड होना होता है जो चीज़ डेवलप हो चुकी है। तो ये जो यूट्रस होता है ना, ये शेड करता है अपने इंटीरियर पार्ट को, एंडोमेट्रियम को, राइट। सो अ प्रोसेस दैट इज़ अकम्पाइंड बाय द ब्लीडिंग ऑफ फॉर द 3 to 5 days। तो इस दौरान क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, जो कि 3 to 7 days भी होता है, 3 to 5 days भी होता है, अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा होता है। मोर ओवर यहाँ पे एक चीज़ उसने नहीं बताई, चलो मैं एट द एंड आपको एक लाइन में बता दूंगा। द डिटैच्ड टिश्यूज़ एंड द ब्लड पास आउट थ्रू द
vagina as the menstrual flow. At the beginning of this stage, ovarian hormone at their lowest normal levels, यानी अब यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की है कि शुरू शुरू की स्टेज में जबकि ओवुलेशन वो हो रही होती है, क्या कहते हैं, सेक्रीशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान ये कह रहा है कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज ओवेरियन हार्मोन्स आर एट देयर लोवेस्ट नॉर्मल लेवल्स, ये अपने नॉर्मल लेवल की सबसे कम फॉर्मेशन में होते हैं, यानी उस टाइम पे ओवरी बिल्कुल अभी शुरुआत कर रही होगी। एंड गोनेडोट्रोपिन्स आर बिगिनिंग टू राइज, अब दोबारा गोनेडोट्रोपिन शुरू होंगे। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH लेवल्स बिगिन टू राइज। तो सबसे पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी आप ये चीज़ समझें कि अभी जब एक साइक्लिक एक्टिविटी एंड हो रही है 3 to 5 डेज़ में और रैप्चरिंग फॉलिकल की वजह से ब्लीड का प्रोसेस एंड हो रहा है, तो अभी तो नया साइकिल अभी शुरुआत होगी ना, तो उसके लिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो इस एरिया के अंदर पड़े हुए फॉलिकल्स को अभी स्टिमुलेट करना शुरू करेगा, और इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवलिंग अभी शुरुआत से राइज होना शुरू होगी पहले 5 डेज़ में। इधर पिछला साइकिल एंड हो रहा है और अगले साइकिल की प्रिपरेशन के लिए अभी पहले फॉलिकल को स्टिमुलेट किया जाएगा। फिर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव और प्री ओवुलेटरी फेज, ये 6 से 14 डेज़ की होती है। थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ राइज इन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज द साइकिल अ फ्यू ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेट। अब इसकी वजह से जैसे ही FSH ज़्यादा स्टिमुलेट होता है ना पिट्यूटरी से, तो उसी दौरान ओवरी पर आके इम्पैक्ट करते और ओवरी के कुछ सेल्स जो है ना, कुछ फॉलिकल वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। दीज फॉलिकल्स कम्पीट करते हैं विद ईच अदर फॉर अ डोमिनेंस, यानी कि उनमें से मल्टीपल फॉलिकल पड़े होंगे, 1 2 3 4 एट द सेम टाइम, तो कौन से वाला फॉलिकल ज़्यादा अच्छे से डिवेलप होता है, डोमिनेंसी के लिए कम्पीट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑल बट वन ऑफ द these follicles stop to grow and finally disintegrate हो जाता है। फॉलिकल आर्टीजिया भी इसको बोलते हैं, यानी कि उसमें मज़ीद वो ग्रो ख़त्म करके अपने आप को डिसइंटीग्रेट शुरू कर देता है। विच वाइल वन डोमिनेट फॉलिकल इन ओवरी कंटिन्यू टू मेच्योर एंड बिकम्स मेच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल उसको बोलते हैं। और वो ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है इन विच द oogenesis अगर जो ज़ाहिर है मेच्योर होगा तो उसी में oogenesis का प्रोसेस या एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। जीनेसिस मीन अभी जनरेट हो रहा है, वो फॉर एग के लिए टर्म यूज होता है। oogenesis मीन कि अभी एग जो है वो जनरेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, अभी एग की रिलीजिंग नहीं हुई है। तो लाजमी सी बात है पहले फॉलिकल डेवलप करवाएंगे, फॉलिकल का ही काम है। तो FSH आल्सो स्टिमुलेट द ग्रेफियन फॉलिकल जो हो गए वो उनको भी स्टिमुलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि उनको फीड करना छोड़ दे, या दूसरे लफ्ज़ों में FSH उसको एक्टिवेट करना या उनको इम्पैक्ट करना छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होगा। टू सेक्रीट द एस्ट्रोजन, अब वो कहता है, देखें एक चीज़ को समझें यहाँ पे, अभी हमने ये चीज़ देखी कि आपके पास फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक को उसने कहा कि जो मेच्योर की फॉर्मेशन में चले जाते हैं और एक फॉलिकल आर्टीजिया बनाते हैं, और दूसरा ग्रेफीन फॉलिकल। जो ग्रेफीन वाला था वो जीनसिस वाला, ये ना सिर्फ एगो की प्रोडक्शन करते हैं बल्कि यही ग्रेफीन फॉलिकल जो है ना ये एस्ट्रोजन का हार्मोन भी सेक्रीट कर रहे होते हैं, विच इन टर्न गवर्न द वास्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। देखो जो बेसिकली जैसे जैसे एग डेवलप हो रहा है, एग डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यूट्रस के साथ आके अटैच होना है। सो यूट्रस की लाइनिंग को भी प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग को करना, यानी कि नॉरिश करना। इसीलिए जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा ना, तो ये एट द सेम टाइम दूसरा इम्पैक्ट करेगा किसको, यूट्राइन वॉल को, कि वहाँ पे एंडोमेट्रियम की अच्छी खासी वास्कुलराइजेशन हो या ब्लड वेसल्स की इम्प्लांटेशन हो जो है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, द एंडोमेट्रियम once again becomes velvety, thick और well vascularized हो जाती है। Normally cervical mucus is thick and sticky, but rising estrogen levels cause it to thin and become crystalline। यहाँ पे जो सर्विक्स के अंदर जो बेसिकली जो लिक्विड होता है, तो वो कह रहा है कि ये थिक म्यूकस की जो लेयर होती है ये दोबारा से क्या थिन हो जाती है और क्रिस्टलाइन नेचर हो जाती है, थोड़ी बहुत हार्ड, फॉर्मिंग चैनल्स दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इनटू द। अब ये ज़बरदस्त उसने ये बात की है कि क्रिस्टलाइनेचर जो होती है ना उसके अंदर एक बाकायदा अरेंजमेंट होती है, पैस ऑन के लिए एक धारियाँ सी समझ ले क्रिएट हो जाती है मस्कुलर सी, तो वो क्रिस्टलाइन नेचर की बन जाती है ताकि उसमें से स्पर्म की पैसेज जो है वो उसको फेवर किया जा सके।
अब जो एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ था फॉलिकल से, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हैज़ द नेगेटिव फीडबैक इम्पैक्ट अपॉन एफएसएच। अब जैसे ही एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ेगी तो उसी टाइम पे एफएसएच काम होना शुरू हो जाएगा। देखो, रिपीट कर रहा हूँ, एफएसएच शुरू हुआ आपका ब्रेन से। एफएसएच ने आके ओवरी के अंदर फॉलिकल को डेवलप करवाया, 3-4 फॉलिकल की स्पीड लगी, उसमें से एक ग्रेफियन फॉलिकल जो था वो सबसे पहले लीड कर गया, वो मिच्योर की तरफ जाएगा। जब वो मिच्योर होगा तो वो फॉलिकल ना सिर्फ मिच्योर होगा बल्कि वो oogenesis का एक तो प्रोसेस भी कंटिन्यू करवाएगा, साथ में एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा। एस्ट्रोजन अब रिलीज़ किस से हुआ था, एफएसएच की इम्पैक्ट से। अब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई यहाँ पे एफएसएच, वो जाके दोबारा ख़त्म कर रहा है किसको, एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ वो एफएसएच को कम करेगा। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन राइजेज द लेवल ऑफ एफएसएच फॉल्स। जैसे ही वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल जो है उसका राइज होता है तो एफएसएच फॉल कर जाता है। अब जैसे ही एफएसएच फॉल करेगा, दिस इज अ सिग्नल फॉर द इंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एलएच जो है बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज द हार्मोन विच गोइंग टू कन्वर्ट द फॉलिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द येलोइश कलर कॉर्पस ल्यूटियम मटेरियल। यानी अब ये फॉलिकल को ल्यूटिनाइज कर देगा और उसको कलर चेंज कर देगा, तो उसके लिए ज़ाहिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होना ज़रूरी था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा, जैसे ही एफएसएच कम होगा तो। अच्छा, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव स्टेज जो डे 14 होता है, ये काम चलता रहता है, राइट। अच्छा, फिर क्या होता है कि इन द रिस्पॉन्स टू द सडन रिलीज ऑफ एलएच, जैसे ही एकदम से एलएच आया पिट्यूटरी से, अब पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन आ रहा है। पहला जो हार्मोन पिट्यूटरी से निकला था वो कौन सा था, एफएसएच। उसने आके एफएसएच ने ओवरी पे इम्पैक्ट किया था, फिर ओवरी के अंदर जो फॉलिकल थे उन्होंने एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया, और फिर अब जो है क्या हो रहा है कि वही एस्ट्रोजन ने एफएसएच को रोका, तो साथ साथ पिट्यूटरी ने अब दूसरी चीज़ लॉन्च कर दी जो कि एलएच था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही एलएच प्रोड्यूस होगा, द इंटीरियर पिट्यूटरी एग फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट कौन सी थी, वही फ्लोपियन ट्यूब जिसको हम कह रहे थे, तो उसके अंदर जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। द इवेंट इज नोन एज ओवुलेशन। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं, विच टेक्स लेस देन 5 मिनट्स। टोटल एग के ओवुलेशन के प्रोसेस में 5 मिनट लगते हैं। एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आल्सो कन्वर्ट द रैप्चर्ड फॉलिकल इनटू अ येलोइश ग्लैंडुलर मैस कॉल्ड द कार्पस ल्यूटियम, जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि ये दोबारा ना येलोइशिंग मैस का क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम बच्चे यहाँ पे आते हैं, ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, गौर करें आप। ये एक डायग्राम सी बनी हुई है, देखो। सर आप मुझे 5 मिनट दे सकते हो तो 5 मिनट नहीं, मतलब 1-2 मिनट, 1 सेकेंड, फिर ये नेक्स्ट पेज शुरू। जी बेटे, तो हम ये पढ़ रहे थे कि ओवेरियन, अब वो जो बेसिकली स्टेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो हमने 2 साइकिल पढ़े थे, एक ओवेरियन पढ़ा था, दूसरा यूट्राइन पढ़ा था, ठीक है। तो अब ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले ब्रेन से इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच की अमाउंट बढ़ती है, ठीक है, तो डेवलपिंग फॉलिकल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, और फिर क्या होता है कि इसी दौरान जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, तो साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रीशन शुरू हो जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही एक लेवल तक जाता है, हाईएस्ट लेवल तक, एक अपनी पोजीशन तक, तो उसी दौरान ओवुलेशन हो जाती है, और उसी दौरान आपका जो एफएसएच है वो एकदम से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये इसका लेवल एट द सेम टाइम एलएच का लेवल पहले ज़्यादा होता है, फिर ये कम होता जाएगा दोनों का विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली आपके फॉलिकल्स को येलोइशिंग के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। नीचे अगर आप देखें इसके एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डेज़ लिखे हुए कि डे 1 से 7 तक, जिसमें फॉलिकल एफएसएच की अमाउंट बढ़ी। अब जैसे ही 7 तक आपके पास एफएसएच की अमाउंट बढ़ी, तो उसी दौरान क्या हुआ कि आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, एलएच, वो भी प्रोडक्शन शुरू कर बैठा।
तो एलएच की जो प्रोडक्शन शुरू हुई तो साथ साथ फॉलिकल डाउन होना शुरू हो गया। तो एक टाइम पे ये कॉन्टीन्यूसली एक मैक्सिमम टाइम आता है जिसमें दोनों हार्मोन की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होती है रूटीन से, और उसी दौरान एवोल्यूशन हो जाती है, ये डे 14 होता है। इसके बाद आगे 28 तक जो साइकिल होता है उसमें एल एच की अमाउंट एफ एस एच की निस्बत ज़्यादा रहती है। अब अगली बात क्या है, अगर हम ये मेंस्ट्रुएशन पहले 3 दिन तक उसने रखी हुई है, जिसमें बेसिकली ये जो ये रेड कलर की जो चीज़ दिखाई हुई है इसने, ये यूट्रस की वॉल्स है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स की इंसर्शन है। अगर आप देखें तो ब्लड वेसल्स पहले 3 दिन तक डाउन हो रही हैं, ठीक है, ये ब्लीड का उसने वो साइकिल शो किया कि ये ब्लड वेसल्स कम हो गई हैं। फिर क्या होता है उसी दौरान, और दो काम एक साथ हो रहे हैं, गौर करें ज़रा। एक तो एफ एस एच आपका सेक्रीट हुआ, राइट। एफ एस एच जैसे जैसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब बढ़ेगा 7 डेज, ये 5 7 6 7 डेज तक, उसी दौरान वो फॉलिकल को डेवलप करवाएगा, और फॉलिकल बेसिकली आपके एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ करवाता है। तो इन एस्ट्रोजन जो है ये जैसे ही बढ़ेगा तो उसी दौरान एल एच को इम्पेक्ट करता है। तो ये बेसिकली 3 हार्मोन्स हैं जो अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। एफ एस एच पिट्यूटरी से आया, उसने एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करवाया, और ये एस्ट्रोजन को कौन इंक्रीज़ करा रहा है, एफ एस एच आया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे इम्पेक्ट किया उसने। तो जो फॉलिकल्स थे ना वही एस्ट्रोजन ये रिलीज़ करते हैं, जो कि यानी कि ओवरी के हार्मोन्स हैं। अब इसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेट हो गया, ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेट हुआ तो ऑटोमेटिकली एफ एस एच डिक्रीज़ हो गया। फिर क्या होता है कि उसकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक मैक्सिमम पॉइंट तक जब जाते तो उसी दौरान ओवुलेशन हो जाती है। एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो भी एक लेवल तक इम्पेक्ट कर रहा होता है। जैसे जैसे अब एस्ट्रोजन का लेवल भी डे 14 तक एक मैक्सिमम लेवल पर जाने के बाद फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाती है। और इसके बाद क्या होता है, ये वास्कुलराइजेशन क्रिएट कर देता है आपके यूट्रस के अंदर। और वो जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सेक्रेट करता है। ये यूट्रस की गलबन वॉल करती हैं, अभी हम देख लेते हैं। तो जो यूट्रस की वॉल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हो रहा होता है तो उसका काम क्या होता है, और एस्ट्रोजन, इन दोनों का, कि ये मेंटेन करते हैं उसको। ओवुलेटेड जो एग होता है, इफ़ इट गेट्स फर्टिलाइज्ड, तो उसको यानी कि इसको आप यूँ कहें कि कंसीविंग ऑफ द जो प्रेगनेंसी होती है उसको ये मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर ये बेसिकली जो प्रेगनेंसी की वो जो दूसरी टैबलेट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं इसकी मेंटेन करने के लिए अपोजिट, तो ये इन्हीं बेसिकली हार्मोन्स को वो इम्बेलेंस कर रहे होते हैं। आइदर दे आर गोइंग टू कीप द प्रेगनेंसी, और इसको यानी ख़त्म करना चाहते हैं। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की अमाउंट को ही कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं ताकि उसका मुतलका जो इम्पैक्ट है उसको लिया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा, सेक्रेटरी और स्लैश पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जब आपके पास ओवुलेशन हो गई, एग निकल आया, तो 15 से 28 तक क्या होता है, ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। ये देखें ज़रा आप, 13 से लेकर 15 से ऑनवर्ड अगर आप देखें 27 तक, तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बड़ी हैं इस एरिया के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की और ज़्यादा यानी कि वास्कुलराइजेशन होती है। तो राइजिंग लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम, अब जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना, ये जो येलोइंग वाला पार्ट था, ये ही प्रोजेस्टेरॉन पहले बढ़ाएगा, और ये एक्ट करता है एस्ट्रोजन प्रीम्ड एंडोमेट्रियम की वजह से, यानी कि जो एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम पे जो इम्पैक्ट था उसी को जो है ये फर्दर जो है प्रोजेस्टेरॉन भी इम्पैक्ट करेगा, और काजिंग द आर्टरीज टू एलाबरेट, यानी मतलब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, सिंपल ये करेगा ताकि कंसीविंग के लिए वो रेडी हो जाए आपका क्या कहते हैं यूट्रस, ठीक है। एलाबरेट एंड कन्वर्टिंग द फंक्शनल लेयर टू द ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर, यूट्राइन ग्लैंड भी कहते हैं इसको। अब यूट्रस दोबारा से, अब जो यूट्रस जो इतनी सारी ब्लड वेसल उसके अंदर आई, अब यूट्रस इट सेल्फ जो है वो आपके पास एक ग्लैंडुलर सा टिश्यू बन जाता है जो कि खुद से एक हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देता है, जो कि बिफोर इससे पहले जो कबल था ना, बिफोर टाइम, वो नहीं कर रहा था इस तरह के हार्मोन्स की सेक्रेशन, राइट। फिर क्या होता है बच्चे कि नेक्स्ट है द यूट्राइन ग्लैंड्स इन लार्ज एंड कॉयल बिगेन टू सेक्रेट द न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन इनटू द यूट्राइन केविटी। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है वो भी यूट्राइन केविटी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स सस्टेन द एम्ब्रियो until it has implanted in the blood rich endometrial lining।
तो अगेन से कि जो एंडोमेट्रियल ब्लड रिच लाइनिंग होती है वहाँ पे वो आके इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस क्या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो हो जाता है। और ये कौन फिर आगे मेंटेन करेगा, यूट्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो इसमें हेल्प आउट कर होते हैं। इफ़ द फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट अकर्ड, सपोज के वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, द कार्पस ल्यूटियम बिगिंस टू डीजनरेट टुवर्ड द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज। और एट द एंड फिर क्या होता है कि वो दोबारा से डीजनरेशन शुरू हो जाती है। एक मिनट, ये वाला एज एल एच ब्लड लेवल्स डिक्लाइन करता है, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो ब्लड के अंदर डिक्रीज़ होगा, तो उसी दौरान ये एक क्या होता है कि जी प्रोजेस्ट्रॉन लेवल फॉल कर जाता है। और प्रोजेस्ट्रॉन लेवल भी देखो ना, ये वो केस है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्रोजेस्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल भी फॉल करेगा, डिप्राइविंग द एंडोमेट्रियम फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द हार्मोन सपोर्ट एंड द एंडोमेट्रियल सेल्स डाई। अब जब जब प्रोजेस्ट्रॉन डाउन होगा तो लाजमी सी बात है एंडोमेट्रियल जो वाल होगी उसको हार्मोन्स की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। और अल्टीमेटली वो क्या होगा कि वो दोबारा से ब्लड वेसल्स जो कभी इंसर्ट होके उनकी इंक्रीमेंट किया था उन्होंने, तो वो नॉरिशिंग भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि उस पर जाके क्या होता है कि ये इसी दौरान क्रैम्पिंग जो है ना ये इसी से ही शुरू हो जाती है, इसी डेज़ में। अभी चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट नहीं हुआ होता उससे पहले ही क्रैम्पिंग शुरू, क्योंकि वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। हार्मोनल सिस्टम एकदम से नहीं होता कि बटन ऑन करें और फ़ौरन ऑन हो जाए, नो, बल्कि इट टेक्स सम टाइम। तो जब उसको पता लग जाता है कि ओवुलेशन के बाद डेड एंड हो गया है, एग ख़त्म हो गया है, डीनेचर हो गया है, वो इम्प्लांटेशन में नहीं हुई, तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। प्रोजेस्ट्रॉन डाउन आएगा तो ऑटोमेटिकली यूट्रस वॉल के अंदर जो वास्कुलराइजेशन होगी उसकी भी एंडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लीडिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द डेब्रिस जो होगा वो सेल का जो यूट्रस को होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। द ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड द 50s, जिसको मीनोपाज भी कह रहे होते हैं। 50 के अराउंड जो होता है इसकी फीमेल्स को जो है ना ये साइक्लिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ये बाई नेचर होता है। एंड इट इज़ टर्म्ड एज द मीनोपाज। द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द, हाँ, यानी कि वो कह रहा है कि अगर ये साइक्लिक एक्टिविटी नॉर्मल रहे तो वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है औरत के अंदर, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये वेरिएशंस भी आती हैं। और इसकी वेरिएशंस की फिर आप डिसऑर्डर में शायद कहीं पढ़ भी लें कि इसकी वेरिएशंस के और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए फ़ीमेल्स के अंदर जो अर्ली टाइम मैरिजेस होती हैं ये इसलिए भी प्रेफर की जाती हैं क्योंकि उनका साइक्लिक एक्टिविटी एट द एंड ऑफ 50 में, बाद दफ़ा तो अर्ली लेट 40s में भी ख़त्म हो जाता है ये। तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उनको जो फैमिली का सेटअप होता है कंप्लीट करने की वजह से कहा जाता है कि इस चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ आपको याद करने वाली हो, बस कुछ चीज़ें हैं जो सीधी सीधी रट्टा लगाने वाली हैं, किस हार्मोन का क्या लेवल है वो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं। तो बस एक जो चीज़ इनकी आपस में लिंक कर रही होती है वो सिंपल ये था कि जो FSH है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है, FSH पिट्यूटरी से आता है और वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो फॉलिकल ओवरी वालों को इम्पेक्ट करेगा। वहाँ से जो फॉलिकल होंगे वो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाएंगे, जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, वो LH बढ़ाता है, तो LH आगे आके फिर उन्हीं फॉलिकल्स और ओवुलेशन को इम्पेक्ट करता है। फिर ओवुलेशन जब हो जाती है तो फिर क्या होता है कि FSH जो लेवल होता है वो फॉलिकल को मज़ीद येलोइश कन्वर्ट करता रहता है। और ये साथ साथ में एक और इम्पेक्ट करते हैं जो कि उसको क्या कहते हैं, यूट्रस के वॉल को जो है वो नॉरिश कर रहे होते हैं और उसको प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करने पर वो करते हैं, आमादा करते हैं। फिर प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो जैसे ही ज़्यादा सेक्रीट हो जाता है, नॉरिशिंग होती जाती है, और एक टाइम आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी दोबारा डाउन होना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर एक दफ़ा एक डेड एंडिंग की तरफ चला जाता है और फिर दोबारा ये साइकिल ज़ीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर जी बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास के ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबीज टेक्निक। देखो यार ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इन केस ऑफ मॉल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप कह सकते हैं, या किसी न किसी और बहुत सारे फैक्टर्स, वो डिसऑर्डर आप पढ़ते तो आपको क्लियर हो जाता। एनीवेज अगर कहीं किसी तरह से कंसीविंग नहीं हो पाती है, ठीक है, आइदर द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन वो मेल्स के अंदर कम हो जाते हैं, मेल की इनफर्टिलिटी है, या फीमेल के अंदर कोई इस तरह का इशू आ जाता है कि कंसीविंग नहीं हो पाती,
तो उसके फिर अल्टरनेटिव्स क्या किए होते हैं कि ऐसा तो नहीं होता ना कि इस चीज़ को आगे स्टॉप कर दिया जाए और फिर फ्यूचर जनरेशन की तरफ भी नहीं जाया जाए। तो इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक है और इसको कुछ तो विलिंगली भी इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सिंपल कि आजकल जितनी मॉडर्निटी आती जा रही है कि हमने जी खुद कंसीव नहीं करवाना, तो वो फीमेल से एग ले लेते हैं, मेल से स्पर्म ले लेते हैं और ये दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग से फर्टिलाइज करवाते हैं, राइट। तो वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ इसीलिए कहते हैं कि वो बेसिकली उन दोनों की फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं हुई है, इंस्टेड बाय द मेटिंग प्रोसेस। इंस्टेड क्या हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये एक लैब के अंदर, जस्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने उनको लेके, फिर ये जब फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है ना, एम्ब्रियो थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा फीमेल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। और इसकी भी अल्टरनेटिवली कई एक्सरसाइजेज हो चुकी हुई हैं जिसमें वो यानी कि किसी और मदर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं और फिर वो उसको यानी कि एक मुकर्रर टाइम तक पाल रही होती है और वो सारा कुछ। ये आजकल तो बच्चे इस पे तो क्लोनिंग का प्रोसेस और इसको लेके भी सर्विसेज कुछ ना कुछ हुई हैं जिस पे उन्होंने इंसान के क्लोन्स भी तैयार किए हैं, लेकिन उसमें फिर कुछ मॉरल यानी कि नेगेटिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एनीवेज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसमें ये उसने बताया कि जी इन विट्रो ग्लासवेयर भी कहते हैं फर्टिलाइजेशन मीन्स द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। IVF is the most important, most effective type of the assisted reproductive technology। अब इसको तो बड़ी उन्होंने टेक्नोलॉजिकली टर्म दी है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि वैसे जो नहीं हो रहा तो असिस्ट कर दिया हमने। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन अ वुमन्स फ्लोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और व्हेन अ मैन प्रोड्यूसेस अ फ्यू स्पर्म। तो देखो ना, मेल की इनफर्टिलिटी भी हो सकती है क्योंकि मेल के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है उसकी एक स्पेशल लिमिट होनी चाहिए, तो तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी के अंदर जाते हैं। अदरवाइज़ वो सीमन की प्रोडक्शन के बावजूद अगर स्पर्म की एक खास स्ट्रेंथ नहीं होती पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो उसके हिसाब से वो फिर यानी इनफर्टाइल काउंट होते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि फ्लोपियन ट्यूब भी बांधा है, भाई आपके पास ओवरी प्रोड्यूस हुई, ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो आगे फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उससे वो कैसे जाएगा यूट्रस के अंदर, तो वो तो ब्लॉक है, तो उसमें तो आएगा ही नहीं। तो ये जब प्रोसेस, दो केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। द टेक्निक इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजिंग one or more egg outside of the body and then transferring to the fertilized egg into known as the pre-embryos भी जिसको आप कहते हैं back into the uterus। यूट्रस को इसको फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये फिर समटाइम तो सेम मदर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और समटाइम्स तो मदर भी वेरी कर जाती हैं, उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें रखी होती हैं कि बस ठीक है किसी और फीमेल की बॉडी के अंदर प्लांट करें, 9 मंथ कोई और सर्व करे और उसको फिर सर्विंग के लिए इवन के मतलब इसको आप एक तरह से जॉब के तौर पर कंसीडर कर दिया गया, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसमें भी ये चीज़ें वेरी कॉमन हो चुकी हैं। इन दिस प्रोसीजर द ओवरी इज़ स्टिमुलेटेड विद अ ड्रग हैविंग फर्टिलिटी FSH। अब उसमें क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है। अब उसको जैसे हम स्पेशल इंजेक्शन लगाते हैं तो हार्मोन जो है FSH उसको आप इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट ओवरी को, तो वो जो ब्रेन से पिट्यूटरी FSH रिलीज़ करता था और आके ओवरी को इम्पैक्ट करता था, अब हमने डायरेक्ट लगा दिया। फिर क्या होगा जी, टू प्रोड्यूस सेवरल एग, अब उससे बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो जाएंगे। एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलिकल बाय सकिंग इनटू द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द मेच्योर फॉलिकल विद द फाइन हालो नीडल। एक ऐसी नीडल होती है जिसमें एग्स जो हैं वो बहुत सारे जो प्रोड्यूस होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि विच इंसर्टेड इनटू द एब्डोमिनल वॉल। अब डायरेक्ट पेट के अंदर जो है वो एब्डोमिनल वॉल के अंदर पेरिटोनियम के बिल्कुल पास जाके एक नीडल इंजेक्ट करते हैं और वहीं से ही सक कर लिए जाते हैं थ्रू द सक्शन नीडल के साथ। और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी कर लिया जाए नॉर्मली, मतलब इतना कोई ऐसा आप कहें कि पेनफुल प्रोसेस शायद होता हो लेकिन इतना नहीं होता। बस सिंपल उन्होंने एक सेक्शन के लिए ये 3-4 एग और उनको एक सिंपल टेस्ट ट्यूब उसके अंदर स्पर्म एक साइड पे लिए हुए और दूसरे साइड पे एग्स हैं, इन दोनों को मिला दिया है और ये फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद उन्होंने दोबारा इसको प्लांट कर दिया सिंपल। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का प्रोसेस था और ये एक कॉमनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो अक्सर होता आ रहा है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। कोई और रहता है टॉपिक इसमें? नहीं सर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। जी सर, हमारे 3 चैप्टर्स हो गए अभी तक।